हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड ये जो क्वेश्चंस है, ये जो कार्टून्स है, ये बोर्ड्स में आ चुके हैं। सो लाइक प्रीवियस 7 to 10 इयर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड कुछ कार्टून जो है रिपीटेड है, मतलब कई बार आ चुके हैं एंड सेम सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ एक कार्टून में से मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टून्स को। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखना है एंड व्हाट इज द मीनिंग, मतलब मीनिंग क्या है उस कार्टून का, क्या वो कार्टून कहना चाह रहा है। एंड साथ में आपको यहाँ पे आंसर्स भी दिख जाएगा, जिससे आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वट एवर यू लाइक। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर्स से मैंने उठाए हैं ये सारे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से साथ जो है सैंपल पेपर से, तो मतलब डिफरेंट सोर्सेज से मैंने सबको कंपाइल करके एक आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट कार्टून का ये वाला सेशन बनाया। तो जरूर पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखो, शुरू करते हैं फर्स्ट कार्टून से। तो ये मिसलिनियस मैंने लिया है, मतलब चैप्टर वाइज मैंने नहीं लिया है, ताकि आपको मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़े, अरे ये कौन से चैप्टर में से है। तो जब भी आप कार्टून देखोगे, फर्स्ट थिंग ये सोचना कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी इंडिया बुक से है या वर्ल्ड बुक से है, पहले तो ये देखना। उसके बाद देखना कि कौन से चैप्टर में से है। ठीक है, इसलिए चैप्टर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कार्टून्स होते हैं चैप्टर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि ये इस चैप्टर से है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो एक अंदाजा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भले ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बिकॉज ये मैंने सैंपल पेपर से लिया था, बट दिस इज द फर्स्ट कार्टून एंड ये जो है दिल्ली 2017 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्टून आपको दिख रहा है, फर्स्ट तो देखो ये कौन से चैप्टर में से है एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने इंडिया बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको ये वाला कार्टून दिखेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 1। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में ये वाला कार्टून आपको दिखा होगा एंड ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड यहाँ पे आपको एक राजा दिख रहा है। ठीक है, तो ये मतलब प्रिंस है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये कार्टून पहले देखो इस चीज को दर्शा रही है कि प्रिंसली स्टेट को, ठीक है, प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो डिप्लोमेटिकली जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसको ये दिखाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी है, दो इट इज नॉट क्लियर, बट स्टिल आपको अपने बुक में दिख सकता है कि नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटस देने की बात चल रही है कि हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, बट आपको इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको ऑटोनॉमी फिर भी रहेगी। ठीक है, तो एक ये हो रहा है कि मतलब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से आप इसको लगा सकते हो कनेक्शन। तो देखो क्वेश्चन क्या आया, फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द नेम एंड द लीडर्स नेम। तो मैंने आपको बोल दिया कि नेम एंड लीडर शोन इन दी। सो दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो ये कार्टून क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का होता है, फिर सेकेंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, फिर थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 2 to 4 + 1 5 मार्क्स के होते हैं टोटल। ठीक है, तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया नेम ऑफ द लीडर, तो पहले लिख देना सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। सो रूलर एंड द पीपल के बीच में क्या वो शो कर रहा है। तो देखो ये जो है ये जो है आपका ये वाला है पीपल। ठीक है, इसके ऊपर जो है राजा बैठा हुआ है। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि कैसे लोग जो है प्रिंसली स्टेट के अंदर लोग कैसे दब रहे हैं, कैसे ऑप्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको लिखना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। सो ऑप्रेस्ड रूलर थे, जैसे आपने हैदराबाद का देखा होगा। ठीक है, तो हैदराबाद के जो निजाम थे, कैसे लोगों पे जो है अत्याचार करते थे, कितने ऑथोरिटेटिव रूलर थे। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे लिखना है। सो यू कैन राइट दैट ऑप्रेसिव रूलर, या फिर एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, तो ये आप लिख सकते हो एंड डायरेक्टली ये आपको जो है कार्टून में दिख रहा है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन हाउ सक्सेसफुल वाज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय द लीडर ऑन द राइट टू सॉल्व द इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आई विल से दैट कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद है, आप देख लो जम्मू कश्मीर, तो ये सारे अभी हमारे पार्ट है,
मणिपुर हमारे पार्ट है जो एक टाइम में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट है उनको अलग होने से, टूटने से किसने बचाया, इंडिया को टूटने से किसने बचाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा मतलब इतना भी ज्यादा मत लिखना कि मतलब 4 to 6 लाइन्स लिख देना, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तो हुए ही थे इन सॉल्विंग द इशू ऑफ द प्रिंसली स्टेट मर्जर एक्सेशन विद द इंडिया। तो ये मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है। आप ना इसके साथ और एक लिख देना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका रोल कैसा था, मतलब उन्होंने जैसे हैदराबाद, मणिपुर इनके साथ कैसे डिप्लोमेटिकली बातचीत की और कैसे केसेस को जो है मतलब कैसे प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाए। तो थोड़ा सा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रोल लिख देना, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपका मार्क्स कटे, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो है मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया है। ये जो क्वेश्चन है आपको लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक, ठीक है, इंडिया वाली बुक में आपको दिख जाएगा ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो कार्टून है। ओके, देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, आइडेंटिफाई एनी 4 नेशनल लीडर्स फ्रॉम द अबव कार्टून। ये क्वेश्चन आता ही है, और यहाँ पे देखो मार्क भी किया हुआ है। ये देखो 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, एंड यहाँ पे आई थिंक 3 है या 7 है, 3 है या 8 है। ओके, ऐसे करके यहाँ पे नाम जो है नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप जैसे कोई भी 4 नेशनल लीडर्स का बताना है। फर्स्ट जैसे ये वाला कार्टून आपको, ये वाला जो फेस है आप रिलेट कर पा रहे होंगे, दिस इज राजीव गांधी, ठीक है। ये राजीव गांधी है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला जो है फर्स्ट, ये कौन है, राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे है वीपी सिंह, ये वाला। थर्ड पे ये कौन है, एल के अडवाणी। एंड फोर्थ पे या फिर ये वाला देख लो आप, जो है फिफ्थ नंबर पे जो है ये वाला फेस, ये है ज्योति बासु, ठीक है। तो अगर आप ये 4 फेसेस भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो चलेगा, बिकॉज 4 ही पूछे गए हैं एंड ये 1 नंबर का है। आधा आधा करके जो है, आधा से भी आधा आधा, मतलब आप 4 लीडर लिखोगे तो 2 के आधे आधे नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1 हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दैट विच वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ द पीरियड रिलेटेड टू लीडर नंबर 2 एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। लीडर नंबर 2 कौन है, वीपी सिंह। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो लीडर नंबर 2 है वीपी सिंह, उनसे रिलेटेड क्या कंट्रोवर्शियल इशू है। तो उस टाइम में मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था। मंडल कमीशन, ये देखो यहाँ पे मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था, और उसके जो रिकमेंडेशंस थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी तो वो जो है चर्चा में थी, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू में है। थर्ड क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पार्टी लेड बाय लीडर नंबर 1 इन द लोकसभा 1989। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर ये वाला कार्टून आया तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि लीडर नंबर 1 राजीव गांधी, इनकी पार्टी कांग्रेस, इसकी क्या लोकसभा में पोजीशन थी इन दी 1989। तो 1989 में जो है बैडली इफेक्ट हुआ था इनकी पार्टी को, जो कांग्रेस है उनको जो बैडली इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम जो है मेजोरिटी नहीं मिली एंड इट रिड्यूस फ्रॉम 415 टू 189। मीन्स आप समझ सकते हो 415 से जो ये कहाँ पे आ गए 189 में। ह्यूज रिडक्शन हुआ था इनके, ह्यूज रिडक्शन हुआ था इनके जो है, और मतलब ह्यूज रिडक्शन हुआ था एंड बैडली इफेक्ट हुए थे इनकी पार्टी। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर करके जाना, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून की तरफ। ये वाला कार्टून, एंड इसमें मैंने एक ही जो कार्टून है वो लिया है, बट इससे डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से इतने क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है, इसलिए मैंने जो है दोनों को साइड में जो है दिया है।
सो ये वाला जो कार्टून है फर्स्ट तो आपके इंडिया बुक से नहीं है, दिस इज फ्रॉम दी वर्ल्ड बुक। सो जो आपका साउथ एशिया वाला चैप्टर है उसमें से ये कार्टून है, दिस इज रिलेटेड टू, देखो अगर आपको नहीं भी पता, यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा मुशर्रफ, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सकता है दैट दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। सो पाकिस्तान का जो सेक्शन था, मीन साउथ एशिया में हमने जो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था, सो उससे रिलेटेड ये वीडियो है, सो ये इतना याद रखना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये कार्टून में देखो क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, सो मैं ऑलवेज कैलकुलेशन में पक्का हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो है मिलिट्री लीडर आपको दिख रहा है, ठीक है, मिलिट्री, एंड यहाँ पे जो है आपको उनका प्रेसिडेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हो। तो जब मिलिट्री प्लस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इज इक्वल टू 2, मीन्स ज्यादा बड़ी जो है संख्या होती है, या फिर अगर आप ये देखो तो इससे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो इस पिक्चर से। सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन दैट क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द कंट्री रिलेटेड टू दिस कार्टून, दिस इज पाक। मैंने अभी बोला आपको कि दिस इज द कार्टून फ्रॉम पाकिस्तान, एंड मुशर्रफ जो नाम है ये उससे आपको हिंट मिल गया होगा। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बीइंग प्रैक्टिस। तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वहां पे कैसे प्रैक्टिस होता है, वहां पे मिलिट्री डोमिनेंस होता है, ठीक है। तो वहां पे कभी जो है प्रेसिडेंट रूल करते हैं, कभी मिलिट्री रूल करते हैं। सो दोनों टाइप के जो है उनकी वहां पे गवर्नेंस देखने को मिलती है, जहां पे मिलिट्री का भी रूल होता है और वहां पे प्रेसिडेंट का भी रूल होता है। ओके, एंड हाउ इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्री रिलेटेड टू दिस कार्टून। सो इंडिया का कैसा गवर्नेंस उनसे डिफरेंट कैसे है पाकिस्तान के गवर्नेंस से, एक सीधा साधा आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, वहां पे मिलिट्री रूल चलता है, बट यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, एंड दे आर दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, एंड यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 2 साल तक जो है प्रेसिडेंट रूल कर रहे हो उसके बाद मिलिट्री आके रूल करने लग गए, ऐसा नहीं होता। सो इसलिए हमारी जो गवर्नेंस है इनसे डिफरेंट है। ओके, सो इसको आपको 2 पॉइंट में जो है लिखना है। देखो यहाँ के आंसर्स नहीं है, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, सो बट यहाँ पे जो है आपको आंसर दिख जाएगा, तो आप इससे रिलेट करके जो है लिख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखो इसमें फिर यहाँ पे बोला गया है व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे बोला गया कौन सा कार्टून है, मतलब ये कार्टून किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परवेज मुशर्रफ को। यहाँ पे मैंने आपको मुशर्रफ नाम दिखाया था ना, तो परवेज मुशर्रफ को ये दिखा रही है, ये परवेज मुशर्रफ का डुअल रोल दिखा रही है इन दी पाकिस्तान रूलर। परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट एज द आर्मी जनरल, तो मतलब ये जो है परवेज मुशर्रफ ये तो आर्मी जनरल है ही, बट ये जो है मिलिट्री भी है और साथ साथ जो है क्या करते हैं प्रेसिडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे अभी इमरान खान है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ सालों बाद जाके कोई एक मिलिट्री रूल आ जाए, तो ये वहां पे चलता है, एंड वहां के जो मिलिट्री जनरल होते हैं वो वहां पे डुअल रोल प्रेजेंट करते हैं, कभी मिलिट्री मतलब वो आर्मी जनरल तो होते हैं बट वो प्रेसिडेंट का भी रोल प्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। उसके बाद व्हाट डज द इक्वेशन स्पीक अबाउट। सो ये जो इक्वेशन ये कर रही है यहाँ पे प्लस माइनस, ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है द डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, यहाँ पे मिलिट्री भी है प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शा रहा है या फिर प्रेसिडेंट को दर्शा रहा है। सो यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ वन मिलिट्री मोर देन ओनली प्रेसिडेंट, मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट की डोमिनेंस नहीं, यहाँ पे मिलिट्री डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, वो भी 1% मिलिट्री मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के अलावा भी यहाँ पे जो है 1% मिलिट्री डोमिनेंस यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इज दैट आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है पिक्चर में लिखा हुआ है, तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब क्या है दैट आई एम गुड एट कैलकुलेशन। सो इसमें यही बोला गया है दैट द नेशन दैट परवेज जो मुशर्रफ है, परवेज मुशर्रफ, ये जो पिक्चर में आपको ये बूढ़ा सा आदमी दिख रहा है, ही वांट्स टू कमांड द कंट्री militarily and administratively both to strengthen his power because president's survival is not easy without military
सपोर्ट। तो ये जो है ना, आई एम गुड एट कैलकुलेशन, इसका मतलब एक्चुअली में यही है, ये बोलना चाह रहे कि ये जो पाकिस्तान है ये मिलिट्री के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। सो इसलिए यहाँ के जो आर्मी जनरल है, यहाँ पे जो परवेज मुशर्रफ है, वो आर्मी जनरल होते हुए भी प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज उनका मानना है कि प्रेसिडेंट का भी रोल जो है, या जो मिलिट्री सपोर्ट है वो चाहिए, नहीं तो ये कंट्री नहीं चल सकती। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पिक्चर। ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफी रिपीटेटिव ये पिक्चर भी आता है बोर्ड में, सो जरूर ध्यान से करना। एंड ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्टून क्या शो कर रहा है, इक्वेशन क्या बता रहा है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं दी थर्ड कार्टून की तरफ, दैट इज दी फोर्थ कार्टून की तरफ, दैट इज दी आयाराम गयाराम वाला पिक्चर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अमूल है, तो कौन सा चैप्टर है वो मैं नहीं बताऊंगी, बस मैं एक हिंट दे रही हूँ, दैट इज इंडिया वाले बुक से है। ओके, एंड इंडिया वाले बुक से एक कार्टून जो है, यहाँ पे अमूल का सिंबल आप देख रहे हो, आपको बुक में मिल जाएगा, इंडिया वाली बुक में। यहाँ पे लिखा हुआ है आया राम गया राम, इसका मतलब क्या है? ये जो एक स्लोगन है आया राम गया राम, इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2008 का है। ठीक है, सो 2008 में पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए आपको दो जो है क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो टू विच ईयर डज द कार्टून रेफर? सो ये कौन सा ईयर है, ये किससे रिलेटेड है? सो ये आपका कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर इंडिया बुक। सो यहाँ पे बोला गया कि कौन से ईयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ना डिफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको पहले बता देती हूँ व्हाट डज दिस कार्टून मीन। सो ये कार्टून का मतलब क्या है? सो यहाँ पे जो आयाराम गयाराम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो गयालाल थे ना, वो एक एमएलए थे हरियाणा से। तो उन्होंने क्या किया था ना कि रात में ही वो 3 बार मतलब दल बदल कर चुके थे, मतलब डिफेक्शन कर चुके थे। तो वो जो है एक ही मतलब एक ही रात में वो 3 बार, एक बार इस पार्टी से उस पार्टी, एक बार इस पार्टी से इस पार्टी, तो ऑलमोस्ट 3 बार जो है ये अपना टीम जो है पार्टी चेंज कर चुके थे। तो उसी के एक सटायरिकल वे में इसको बोला गया कि आया राम गया राम, मीन्स राम आए फिर राम गए। ठीक है, मतलब जैसे गया लाल है, वो एक बार इस पार्टी में आए फिर उस पार्टी में गए। तो ये कार्टून में यही बोला जा रहा है। तो ये डिफेक्शन से रिलेटेड है। डिफेक्शन, जब आप पार्टी चेंज करते हो उसको हम डिफेक्शन कहते हैं। उसके लिए एंटी डिफेक्शन की लॉ भी आई है। ठीक है, ताकि आप वैसे जो है पार्टी ना चेंज कर सको कि अभी आपका मन हो रहा है कि मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो उस पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो गिवन कार्टून रेफर्स टू द ईयर 1967 का ईयर ये दर्शा रहा है, जहां पे डिफेक्शन बिकम अ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और उस टाइम में डिफेक्शन काफी चल रही थी, लोग दल बदल काफी कर रहे थे। तो इस समय का ये दिखा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द नेम द पर्सन फॉर हुम कमेंट आई। तो मैंने आपको बता दिया, ये गयालाल थे, एक एमएलए थे हरियाणा से, जो 3 बार चेंज कर चुके थे। तो फिर भी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ दैट इज दी हरियाणा से थे और गयालाल थे, उनका नाम था गयालाल, वो एक एमएलए थे। एंड उन्होंने 3 बार जो है चेंज कर लिया था अपनी पार्टी, एंड ये डिफेक्शन को दर्शा रहा है। उसी के सटारिकल वे में ये आयाराम गयाराम वाला आपको पिक्चर दिख रहा है। उसके बाद आते हैं इस वाले कार्टून पे। सो ये जो कार्टून है, सो ये आपका चैप्टर वो इमरजेंसी वाला चैप्टर होगा, जहाँ पे सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, जयप्रकाश नारायण है, जो जेपी नारायण है, वो सेव डेमोक्रेसी का धरना लगाए बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं, लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट केओस, ग्रैब पावर एक्सेट्रा। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है करप्शन, वायलेंस। उस टाइम में जो हो रहा था, मतलब जो जो इमरजेंसी लगी थी उससे पहले क्या क्या हो रहा था, उसके लिए लोग विरोध प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी को ये बताया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस प्लेकार्ड दैट इज सेव डेमोक्रेसी। मैंने आपको बता दिया, जेपी नारायण है, ये जयप्रकाश नारायण है, जो सेव डेमोक्रेसी का नारा लगा रहे थे। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन द ग्रुप ऑफ 5% बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑफ कोर्स कांग्रेस के ही होंगे, क्योंकि ये जो है एक साथ खड़े हैं एंड घुसो पुसो कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है जेपी नारायण सेव डेमोक्रेसी का नारा लगाए बैठे हुए हैं। तो ये जो मेंबर्स है, ये कौन है? कांग्रेस के मेंबर है। एंड वो बोल रहे कि देखो, ये हमारे डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, केओस करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर में आने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये जो है
जयप्रकाश नारायण है, एंड ये जो है कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं ये पर्सन। उसके बाद देखो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज सेव डेमोक्रेसी का नाम। ओके, सो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ 5 व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द पर्सन सिटिंग। सो मैंने अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको देख के आंसर दे सकते हो। दैट इज ये केओस करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ये कह रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर करके जाना। एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इशूज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ डेमोक्रेसी दैट आर हाईलाइटेड इन द कार्टून। क्या कार्टून में दिखाया गया? करप्शन, वायलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लॉलेसनेस। ठीक है, सो लॉलेसनेस, करप्शन, वायलेंस, इन सब चीजों की वजह से जो है डेमोक्रेसी को जो है डाउनफॉल हुआ है, ये बताया गया। ठीक है, सो ये जो कार्टून था बहुत ज्यादा इजी था, बिकॉज इसमें कार्टून में ही सारे क्वेश्चन थे, और बहुत कम होता है कि ऐसे कार्टून में क्वेश्चन होते हैं, बट दिस इज वेरी इजी वन। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दिस वन, ये फिर ये दोबारा जो है लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक 2, दैट इज इंडिया वाली बुक जो है उसके जो लास्ट चैप्टर है, जहां पे आप एनडीए यूपीए वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो ये वाला चैप्टर है, एंड उसी में से ये वाला कार्टून वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जब प्री बोर्ड दिया होगा आपको पता चल गया होगा कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून, मतलब ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना, इसलिए मैंने दो दो यहाँ पे दे रखा है कि ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन आप देख के जा सको। Who was head of the government formed in the National Front in 1989? ये जो है ना, ये वीपी सिंह है। ठीक है, एंड ये 1989 के जो नेशनल फ्रंट बना था उसके ये जो है हेड थे वीपी सिंह, एंड ये जो है इसको एज अ पपेट दिखाया गया है कि यहाँ से जो है इनको कंट्रोल किया जा रहा है। एंड ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये जो है बाहर से जो है नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एज अ पपेट ये काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बोला गया हु वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो दिस इज वीपी सिंह। ओके, सो यहाँ पे आपको वीपी सिंह लिखना है। वाई वॉज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई हिम कॉल द पपेट, सो इसको पपेट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आप ये स्ट्रिंग्स देख रहे हो ना, ये दो लीडर्स है, जो स्ट्रिंग्स इनके हाथ में है, इससे वो उनको चला रहे हैं, मतलब इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कौन है? एक तो ये है ज्योति बासु, ठीक है, और ये है एल के अडवाणी। सो ज्योति बासु जो है वो सीपीएम से थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वाली, एंड एल के अडवाणी जो है बीजेपी से। तो नेशनल फ्रंट को जो है बीजेपी सपोर्ट कर रही थी एंड सीपीएम सपोर्ट कर रही थी, एंड एज अ बाहर से ये जो है इनको इस गवर्नमेंट को चला रहे थे एज अ पपेट, सो इसलिए उनको पपेट बोला गया है। सो ये क्या बोला गया? गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय हिम कॉल्ड पपेट गवर्नमेंट बिकॉज दे वर मूविंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट लाइक अ पपेट बाय पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दैट आइडेंटिफाई द पपेटियर्स पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो पपेटियर्स कौन है? ये है एल के अडवाणी, ये है ज्योति बासु, ये थे आपके यहाँ से बीजेपी से, एंड ये जो है सीपीएम से थे ज्योति बासु। ठीक है, सो दैट इज इट। इसके बाद ये वाला देखो। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज डज द कार्टून रेफर्स टू अ पपेट गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स यस, इट रेफर्स टू द पपेट गवर्नमेंट, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दिया कि क्या था। Describe the role of such a government in the Indian democratic setup. So role of the puppet government in the Indian democratic setup में आपको क्या लिखना है? that ये जो गवर्नमेंट है कभी स्टेबल नहीं होता, दे आर अनस्टेबल, बिकॉज यहाँ पे जो है दो लोग जो है, दो पार्टी के जो लीडर है इसको चला रहे, दो पार्टी जो है एक गवर्नमेंट को चला रही है, मतलब ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट है जिसको बाहर से सीपीएम का सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। तो हो सकता है आगे जाके अगर इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है तो फिर ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाता है। अगर मान लो ये जो वीपी सिंह है, इनकी अगर आइडियोलॉजी आगे जाके चेंज हो गई, इनके साथ मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो ये एक पपेट गवर्नमेंट है जिसको मेजोरिटी नहीं है, कोई इनको बाहर से चला रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो मेजोरिटी से नहीं आ पाते, तो ये गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा अनस्टेबल बन जाते हैं। सेकेंड थिंग इज इट विल वीकन द डेमोक्रेटिक सेटअप।
हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को वीकेन कर रहे हैं ये, क्योंकि ये पपेट गवर्नमेंट है, दूसरों के इशारे में जो है, दूसरे पार्टी के इशारे में नाच रहे हैं, तो दूसरे जो पार्टी है वो अपना इंटरेस्ट जो है इनके द्वारा पूरा करने की जो है कोशिश करती है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो है जैसे एफपीटीपी सिस्टम से जो हमारी यहाँ पे वोटिंग होती है कि मेजोरिटी पार्टी जिसको मेजोरिटी वोट मिलता है वो जीतते हैं, तो अगर मेजोरिटी नहीं हो पाती, ये बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट भी बन जाती है, साथ साथ ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको मतलब पूरी बहुमत सपोर्ट नहीं करती। ठीक है। उसके बाद थर्ड है व्हाट इज मेंट बाय द सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। सो सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड का क्या मतलब होता है कि जो उसकी प्रोसेस या फिर फंक्शनिंग होती है, सो वो बाहर से मतलब किए जाते हैं विदाउट ज्वाइनिंग और बिकमिंग अ पार्ट, मतलब ये गवर्नमेंट के पार्ट भी नहीं होते, फिर भी वो बाहर से जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सो वैसे ही है, जैसे अगर कोई पार्टी है XYZ मान लो, तो उसको अगर बाहर से सपोर्ट मिल रहा है किसी बिजनेसमैन का या फिर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बट वो क्या है, वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टी के लीडर नहीं या फिर डायरेक्ट पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े, बट वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये क्या होता है, गवर्नमेंट से वो जुड़े नहीं है बट फिर भी बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पपेट गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यही होता है कि ज्वाइनिंग और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। मतलब फंक्शनिंग एंड प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट ज्वाइनिंग और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसका मतलब यही होता है कि बिना इनके पार्ट बने, बिना गवर्नमेंट को ज्वाइन किए, ये जो है गवर्नमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आते हैं जो कि कोल्ड वॉर वाले चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर है आपका कोल्ड वॉर का। ठीक है। एंड ये कार्टून उसी में से है। एंड ये जो कार्टून है ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो देखो ये जो कार्टून है ये पहले कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडियन व्यू इन द कोल्ड वॉर, मतलब इंडिया कैसे इस कोल्ड वॉर को देख रही है। सो इंडियन व्यू क्या है, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये कार्टून बनाया गया है। तो दो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्टून का, तो उसको दर्शाया गया कि इंडियन व्यू क्या था एंड कि कोल्ड वॉर में जो है इंडिया कैसे इस कोल्ड वॉर को देख रही है। सो इंडियन व्यू क्या है इसको बताया जा रहा है। यहाँ पे कार्टून 1 है, यहाँ पे कार्टून 2 है, दोनों क्या दर्शा रहे उसको देखना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जो है आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एक आदमी पीछे से है, तो मतलब ये इसके साथ बैठे हुए हैं बट ये पीछे से इनको भी दिखाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सो व्हाट इज बीइंग शोन इन दिस कार्टून। तो इस कार्टून में क्या दिखाया गया, इस कार्टून में इंडियन व्यू को दिखाया गया, कोल्ड वॉर में कैसे इंडियन व्यू था जो कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है उसको दिखाया गया है। सेकंड है कि व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द फर्स्ट कार्टून। तो फर्स्ट कार्टून में एक्चुअली डिपिक्टेड क्या है देखो। सो एक्चुअली ना ये यूएस है। ठीक है। एंड ये जो है चाइना आप ले सकते हो। ठीक है। सो यूएस एंड चाइना जो है वो एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में आए थे। ठीक है। एक सीक्रेट इनकी मतलब हुई थी बैठक। सो यूएस एंड चाइना जो है एक साथ आए थे और यूएसएसआर को इसके बारे में पता ही नहीं था, इसके बारे में खबर ही नहीं था, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सीक्रेट था, तो यूएसएसआर को पता ही नहीं चला। सो ये कार्टून यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो जो है चेंज होता जा रहा है, लॉन्ग टाइम में चेंज हो गया लॉन्ग टाइम में, एंड चाइना मेड ओवरटर्स टू द यूएस। सो ये कार्टून एक्चुअली क्या दर्शा रहा है कि कैसे ये जो मतलब जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कैसे चेंज हुआ है लॉन्ग टाइम में, एंड चाइना ने कैसे यूएसए के साथ जो है मित्रता बढ़ाई है, इनके साथ संबंध रिलेशनशिप बढ़ाए हैं। ठीक है। सो इसी को दिखा रहे हैं फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट कार्टून जो है। एंड उसके बाद सेकेंड कार्टून यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फिर से ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है यहाँ पे जॉनसन। ठीक है। एंड ये आप देखो ये जो सिनेरियो है, ये यहाँ पे क्रैब रखा हुआ है, ये जो क्रैब को देख रहे हैं, सेकंड वीडियो पिक्चर में ये दिखाया गया है वही क्रैब इनको काट रहा है। तो एक्चुअली ये बात है वियतनाम की। ठीक है। सो यहाँ पे उस टाइम में क्या चल रहा था ना कि यूएस अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए एंड ये जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कंटेन करने के लिए जो कंटेनमेंट पॉलिसी भी चला रही थी एंड चाह रही थी कि हर एक कंट्री में जो है इसका फैलाव ज्यादा ना हो, कम्युनिज्म सोशलिज्म ये सारी आइडियोलॉजी का फैलाव ज्यादा ना हो। तो ये वियतनाम भी वैसे गए बट वियतनाम में उनको काफी ज्यादा मतलब बड़ी मात्रा में हार मिली। ठीक है। तो उनको वियतनाम में काफी प्रॉब्लम हुआ। सो उसी को ये दर्शाया गया है। ठीक है। सो
यहाँ पे आप सेकंड थर्ड का आंसर भी देख सकते हो। दिस सेकंड कार्टून शोज द अमेरिकन मिसएडवेंचर इन वियतनाम, इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन वाज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम। सो ये वियतनाम से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो ये जो है ग्लोबलाइजेशन से ये वाला पिक्चर है, ठीक है, कि यहाँ पे येस्टरडे क्या था एंड टुडे क्या है। सो ये बच्चा जो ये जो मम्मी है ये बच्चे को बोल रही है कि फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल हु इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। मीन्स चाइना एंड इंडिया में लोग जो है ऐसे हालत थे, लोगों के भुखमरी की हालत थी, स्टार्विंग की हालत थी। बट टुडे अभी क्या है देखो, मतलब येस्टरडे ये था और टुडे क्या है देखो, फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। तो मतलब ये क्या बता रहे कि इनकी हालत को बता रहे कि येस्टरडे इनकी हालत कैसी थी और आज इनकी हालत कैसे है, और उन्होंने कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन से कैसे ये हुआ है कि अगर आप अभी मतलब कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो, और वो अपना ये जो कंट्रीज है ये जो है बाहर से लोगों को क्या कर रही है, इनको इनवाइट करती है। सो फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट डज द कार्टून कमेंट। सो द कार्टून्स कमेंट ऑन द चेंजिंग सिनेरियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंज हुआ है सिनेरियो में वो बता रहा है। सेकेंड ये है कि अंडर द टाइटल येस्टरडे के अंदर जो मतलब येस्टरडे बोला गया है, ये किस चीज को दर्शाया गया है, तो वो उस कंडीशन को दर्शाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज का, जहां पे स्टार्विंग थी ड्यू टू लेस ग्रोथ इन देयर इकोनॉमी। सो इंडियन चाइनीज इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ उस टाइम नहीं थी, ठीक है, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन से पहले की सिनेरियो है, ठीक है, कि कैसी थी इंडिया और चाइना, जहां पे लोग भुखमरी के कारण मरते थे, फेमाइन आते थे वहां पे। और आज जो है ये टुडे क्या दिखा रहा है कि टुडे इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड अभी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन ओपन्स डोर फॉर न्यू एंट्रेंस फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। जो ब्रेन ड्रेन है, ठीक है, जो इंडिया के लोग जैसे बाहर जाके काम करते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बाहर जा रही है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है इंडिया की वो बाहर जा रही है। सो दिस इज ब्रेन ड्रेन। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे लोगों के लिए जो है डोर्स ओपन रख रही है, डेवलपिंग कंट्रीज के लोग जो है डेवलप कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, डेवलप कंट्री भी इंडिया में जो है उनकी आउटसोर्सिंग करते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन की कैसे जो है अभी सब कुछ एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ना। सो दिस इज द कार्टून रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, इसको याद रखना। टुडे एंड येस्टरडे अगर ये कार्टून में लिखा हुआ है तो ये जरूर पूछते हैं कि टुडे एंड येस्टरडे का क्या मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। ये अगेन वर्ल्ड इंडिया वाले बुक से आपका ये कार्टून है, प्रोबेबली द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक, ठीक है। तो इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखो जवाहरलाल नेहरू का फेस जो है आपको दिखेगा, ठीक है, ये है जवाहरलाल नेहरू। तो इससे आप पता लगा सकते हो ये पूरी क्या होगी, कांग्रेस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इनको खींच रहे हैं रस्सी लगा के, ये कौन होगी, उनकी ऑपोजिशन टीम, ठीक है, यही होगा। सो इस कार्टून में क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज दिन कार्टून रिप्रेजेंट। सो दिस कार्टून रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस व्हिच इज बीइंग टक बाय द ऑपोजिशन पार्टीज टू थ्रो द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। तो ये जो है ऊपर बैठे हुए हैं, लगातार इनको नीचे करने की कोशिश कौन कर रहे हैं, ये लोग। सो ये कांग्रेस की डोमिनेंस को दिखा रहे हैं। ओके, सो व्हाट डज द टर्म टग ऑफ वार मीन्स। टग ऑफ वार मीन्स जो टग ऑफ वार होता है, ठीक है, जो रस्सी को खींचने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज है ये क्या कर रही है, इनको खींच रही, मीन्स दे आर पुलिंग द कांग्रेस लीडर्स, दे आर पुलिंग द कांग्रेस एग्जीक्यूटिव, सो ताकि ये नीचे आ जाए, मतलब ये जो है इनकी सरकार गिर जाए, इनको नीचे इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनके वीकनेसेस को दर्शा रहे हैं, ठीक है। दैट इज टग ऑफ वार। मीन्स टग ऑफ वार क्या है, इट रेफर्स टू द पुलिंग आउट ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस को क्रिटिसिज्म के थ्रू, इनको वीकनेस को दर्शा के ये जो है इनको गिराने की कोशिश की जा रही है। एंड ये कौन है, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स। एंड हु हैज बीन शोन इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। सो इनकी यहाँ पे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, ठीक है, एंड ये जो सारे हैं इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। सो दीज आर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस कैबिनेट्स। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में चलते हैं 1971, यहाँ पे 1991। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी खड़ी है 1971 में, यहाँ पे एकदम सीना तान के, और यहाँ पे
अब दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है और यहाँ पे इतने सारे जो है लोग हैं। जबकि 1971 इंदिरा गांधी अकेली खड़ी है, यहाँ पे इनको गिराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंदिरा सोनिया गांधी जो है इनको गिराने की कोशिश करी। तो देखो व्हाट डज द पिक्चर इंडिकेट, सो दिस पिक्चर इंडिकेट्स दैट चेंज फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम। सो पहले क्या होता था, वन पार्टी डोमिनेंस थी कांग्रेस की, बट उसके बाद सिनेरियो चेंज होने लगा एंड उसके बाद कोएलिशन पार्टी आने लगी और मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम होने लगे। ओके, तो इसको ये क्या दर्शा रहा है, मल्टी पार्टी अलायंस, क्योंकि यहाँ पे देखो अटल बिहारी वाजपेयी हैं एंड यहाँ पे इतने सारे जो है नीचे और भी लोग हैं। Okay, so which party is being referred to as one party dominance? Of course, Congress. Identify the female character in the first cartoon, Indira Gandhi, and female character in the second cartoon. 1999 में जो second cartoon है, यहाँ पे जो है सोनिया गांधी है, ठीक है। इसको याद रखना, और यहाँ पे देख सकते हो आप, इनके फेस पे डिफरेंस भी आपको नजर आएगा। ये सोनिया गांधी है और ये इंदिरा गांधी है। ओके, सो फर्स्ट कार्टून में इंदिरा गांधी जी है एंड सेकेंड कार्टून में सोनिया गांधी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी थ्री फीमेल कैरेक्टर्स इन दी एनी थ्री मेल कैरेक्टर्स इन दी सेकेंड कार्टून। सो ये जो कार्टून है सेकेंड 1999 वाला, इसमें से किसी थ्री लीडर्स को आपको पहचानना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऊपर कौन खड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पे दो जो है करुणानिधि है और शरद यादव है, ठीक है। आप इनका नाम लिख सकते हो या फिर कोई भी आप यहाँ से जो है नेम लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कार्टून में। ये जो है 5 मार्क्स में आता है ये कार्टून, और ये कौन से चैप्टर से है, आशियान वाले चैप्टर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ईयू ये सारे जो है हमने देखे थे वर्ल्ड वाली बुक में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, देखो यहाँ पे मनमोहन सिंह को दर्शाया गया है, मनमोहन सिंह जी को दर्शाया गया है। एंड ये लिखा हुआ है वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन, एंड यहाँ पे ईस्ट एशियन नेशन लिखा हुआ है। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है? So name the cartoon. What does the cartoon represent? So cartoon represent India's policy towards ASEAN. So name the policy that is being represented. So Lukist policy है ये 1991 to interact with ASEAN, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, आसियान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लुकिस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की थी, तो उससे रिलेटेड है। What does the competition refers to in the cartoon? Competition किससे? Competition to develop the potential relation with ASEAN among various countries. So ये competition थी डिफरेंट कंट्रीज में to develop the potential relation with ASEAN. ASEAN के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो कंट्रीज के बीच में competition थे उसको दर्शाया गया। लास्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वी विल हैव टू गेट यूज टू इट, इसका क्या मतलब है? तो इट डिनोट्स इंडिया स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स द free trade areas with ASEAN. So we will have to get used to it, मतलब अगर हमें आसियान के साथ जाना है तो उनके साथ फ्री ट्रेड वगैरह की आदत जो है हमें डालनी पड़ेगी, यही इसमें बताया गया है। सो देखो जब भी आपको कार्टून दिखता है आपके बुक में एंड कार्टून की आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीज याद रखना कि पिक्चर में हर एक चीज को आप नोटिस करें, मीन्स उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या दर्शाया गया है, क्योंकि एक एक चीज से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ईस्ट एशियन नेशन का, यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या दिखाया गया, तो हर एक चीज को आपको जो है नोटिस करना है, बिकॉज हर चीज में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इजी है आपके, ये जो है वर्ल्ड बुक से है, श्रीलंका वाले पोर्शन से है, साउथ एशिया वाला चैप्टर। सो यहाँ पे जो है LTTE का आपको दिख रहा होगा, जो सिन्हलीज और तमिल उनके बीच में था, ठीक है। LTTE और सिन्हलाज जो ग्रुप थे दोनों, श्रीलंका में जो है ये इन दोनों जो है एथनिक ग्रुप को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। सो ये कार्टून किस चीज को दर्शा रहा है? श्रीलंका की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को। सो ये जो लायन है ये सिन्हला को दर्शा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। एंड ये जो टाइगर है ये LTT को दर्शाया गया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है LTTE, ठीक है।
और ये जो इनकी सरकार है इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है। श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहती है बिटवीन एलटीटीई एंड सिन्हला। सो इनकी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया। विच एनिमल डू रिप्रेजेंट सिन्हला एंड एलटीटीई? तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लायन फॉर सिन्हला एंड टाइगर फॉर एलटीटीई। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज श्रीलंकन लीडरशिप स्पीक इन द कार्टून? सो द श्रीलंकन लीडरशिप इज सपोज टू बैलेंस बोथ सिन्हला हार्डलाइनर्स एंड तमिल मिलिटेंट्स। तो ये तमिल्स जो है और सिन्हला जो है इनको बीच में जो है बैलेंस करने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक रस्सी के ऊपर खड़े हैं एंड यहाँ पे जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करे। एक स्टिक के ऊपर दो जो है, एक एलटीटी ही है, एक सिन्हला है। सो दोनों के जो हार्डलाइनर्स है, मिलिटेंट्स है, इनके बीच में जो है ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, उसके बाद चलते हैं इस पिक्चर में। सो ये जो है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन से ये कार्टून जो है रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सो ये वाला कार्टून जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी ये भी आ सकता है। ठीक है, सो व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? सो कार्टून रिप्रेजेंट द रोल ऑफ द यूएन ऑन अटैक ऑन लेबनान एंड इजरायली फोर्सेस। तो ये जो कार्टून है एक्चुअली इसका बैकड्रॉप क्या है कि जून 2006 में एक्चुअली इजराइल ने जो है लेबनान पे अटैक किया था। ठीक है, इजराइल ने किस पे अटैक किया था? लेबनान पे अटैक किया था। और इन्होंने ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है उनके मिलिटेंट ग्रुप को कंट्रोल करना, जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने बोला था कि लेबनान पे अटैक करना जरूरी है। ठीक है, सो यूएन ऑन द अटैक ऑफ लेबनान बाय इजराइल। सो इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया ये बोल के कि उनकी जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है उसको काबू में करना, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। सो लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस उसमें मारे गए थे। पब्लिक बिल्डिंग्स और रेसिडेंशियल जो एरियाज थे उसके अंदर उसको भी काफी ज्यादा हार्म हुआ था, उसमें बोम्बार्ड वगैरह हुए थे। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर आप देख सकते हो इस चीज को दर्शा रहा है कि बोम्बार्ड वगैरह हो रहा है, कितनी ज्यादा खराब कंडीशन है ना। तो इसी चीज को दर्शाया गया है। सो इस व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट कि जो इजरायली फोर्सेस ने जो लेबनान पे हमला किया था उसमें यूएन का क्या रोल था उसको दर्शा रहा है। तो उसके बाद ये हुआ था कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगस्त में, और उसके बाद जो इजराइल आर्मी है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था बेसिकली। सो यही रोल था यूएन का। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दैट हु इज द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन दिस कार्टून? तो इस कार्टून में एक्चुअली यूएन के ऊपर कमेंट किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के उनके ऊपर बोला जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूएन और उसके यूएन सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज इस मामलों में जो है उनका रोल इंपॉर्टेंट है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है दैट व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे? सो ये मैसेज क्या कन्वे कर रहा है? तो मैंने आपको जैसे बोला कि अगस्त में यूएन ने रेजोल्यूशन निकाला था कि इजराइल के फोर्सेस को विड्रॉ करने के लिए, बट जो इजरायली फोर्स है ये अगस्त के बदले ये कब विड्रॉ किए अपने अपने सारे जो फोर्सेस है वो अक्टूबर में। सो मतलब इन्होंने अगस्त में रेजोल्यूशन पास किया था, बट ये जो इजरायली फोर्सेस है ना ये कब विड्रॉ करते हैं? अक्टूबर में। तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि कैसे यूएन के कहने पर भी इमीडिएटली जो है इजरायली फोर्स अपना जो है वापस नहीं लेती अपना फोर्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है दैट द रेलेवेंस ऑफ द यूएन as immediate follow-up was not there by Israeli forces despite passing the resolution from the UN. नाउ नेक्स्ट कार्टून में आते हैं जो कि है डारफुर के ऊपर। ठीक है, सो ये डारफुर ये आपको इसी चैप्टर में पेज नंबर 92 में मतलब लास्ट में कहीं दिख जाएगा। ये वाला जो पिक्चर है ये जो है एक मतलब 2003 में ये सूडान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था। ठीक है, सो सूडान में एक डारफुर नाम की जगह है, वहां पे 2003 में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, तो उसके बारे में ये है। एंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोग जो दो लोग जो है एक पेशेंट को लेके जा रहे हैं। इस जो है यहाँ पे ये जो सारे पिक्चर्स है ये एक माँ है जो अपने बच्चे को जो है लेके जा रही है कैसे। सो ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे दिखा रही है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा था उस टाइम में उसको दिखा रही है। एंड
आप इसमें ये भी पूछा गया कि क्या आपको लगता है यूएन इंटरवेन कर सकती है सिचुएशंस में, तो उसी को लेकर ये जो है पिक्चर है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था 2003 में, हुआ था इन सूडान में, डारफुर नाम की जगह में, तो उसी को दर्शा रहा है। ओके, इसके साथ आप ईयर भी लिख देना, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी रहे आपके आंसर में। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो? तो ये कैसा क्राइसिस था? यहाँ पे आप देख रहे हो स्टारवेशन है, ठीक है, स्टारवेशन दिख रहा है, जेनोसाइड है, हॉरर है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, स्टारवेशन, जेनोसाइड, हॉरर। सो इस सब चीज को लेकर जो है ये क्राइसिस था। एंड व्हाट डज दिस मैसेज शो? सो ये मैसेज क्या दिखा रहा है? अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स जो है कट चुका है, सो यहाँ पे बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स होगा। आप अपने बुक में ये कार्टून देख सकते हैं, ठीक है। सो बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब हुआ कि ये जो एक ऐसा क्राइसिस था जहां पे यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बस डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, स्पीचेस हुए, बट एक्चुअली कोई सपोर्ट नहीं मिला, एक्चुअल एड लोगों को नहीं मिला। सो इसको बिग क्या बोला जाता है? हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, जहां पे इतनी सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे डार्फर में, बट कुछ ओरिजिनली एक्चुअली नहीं किया गया सिवाय स्पीचेस के, डिबेट्स के। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कार्टून। उसके बाद ये वाला जो कार्टून है, यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे होंगे, ये इंडिया वाले बुक से है। एंड यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, सो जो आपको मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इनके कपड़ों में जो है कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली दिस इज ऑन द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की कैसे मांग हो रही थी, सब अपने लिए जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट की मांग कर रहे थे, तो उसी को दर्शा रहे। सो क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द पर्सन दैट इज जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, दैट इज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। वो भी तब जब इंडिया में पार्टीशन हुआ था, और उसके बाद ही जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का मामला जो है सामने आ रहा था। Second question, what does the picture actually refers to? So this refers to the problem of reorganization of state on linguistic basis, ठीक है। लोग मतलब fear of disintegration and also fear of disintegration तो था ही, प्रिंसली स्टेट्स के मामले तो थे, बट साथ में जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का भी जो लोग हैं मांग कर रहे थे। सो दैट इज अबाउट मतलब इसके बारे में ये पिक्चर है। उसके बाद हाउ डिड इंडिया अवॉइड ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट? सो इंडिया को कैसे जो है इंडिया ने उस टाइम में क्या किया था? सो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफकोर्स बनाया गया, सो उससे जो है जो रीजन्स को लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड किया गया। सो India identified and respected the regional demands of the people and enhanced democracy by providing some autonomy to the state also। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी अच्छा रोल था। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जो है उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी, और उनको इंडिया के साथ जो है मर्जर में साइन करवा लिया, एक्सेशन, मर्जर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो है साइन करवा लिया। सो ये थी उस टाइम में कि इंडिया जो है आइडेंटिफाई कर रही थी रीजनल डिमांड्स, और उनके हिसाब से उनको सॉल्व कर रही थी। ओके, उसके बाद है आयाराम गयाराम। सो दैट इज द रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सो फिर भी इस बार देख लेते हैं कि विच ईयर? सो 1967। हु इज बीइंग कमेंटेड बाय द फ्रेज? सो हु इज बीइंग कमेंटेड? गयालाल के बारे में ये बात की जा रही है, जो यूनाइटेड फ्रंट से जो है कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट कर रहे थे। एक बार कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट जा रहे थे, तो यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आ रहे थे। सो ऐसे 3 बार उन्होंने मिडनाइट में चेंज कर लिया विद इन 9 आवर्स, ठीक है, 9 घंटे के अंदर जो है उन्होंने पार्टी 3 बार चेंज कर लिया। सो दैट इज द केस ऑफ डिफेक्शन। एंड व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड्स फॉर अ पॉलिटिकल जोक? सो पॉलिटिकल जोक में ये बोला जाता है कि आयाराम गयाराम। सो ये डिफेक्शन को शो करता है, एंड इसके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन लॉ भी जो है लाया गया है, ठीक है। सो जो पहले जो कार्टून इसके ऊपर हमने देखा था, उस पे थोड़ा सा आप इसमें से जो है ऐड कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इस कार्टून में आते हैं, जहां पे आपको दिख रहा है, ये इंडिया वाली बुक से है, चैप्टर नंबर 5, जो चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन वाला चैप्टर था उसमें से है। यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी दिख रही है, यहाँ पे जो है उनके कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, वीवी गिरी दिख रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो सीन है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, 1969 में हुआ था,
जहां पे सिंडिकेट की तरफ से कैंडिडेट आया था, ठीक है, वो कौन थे, एन संजीवा रेड्डी। तो उनको एन संजीवा रेड्डी को खड़ा करवाया गया एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से किसको खड़ा करवाया, वीवी गिरी को, और उनको जीत मिली। इसलिए वो जो है हार पहने हुए है फूलों का, आपको दिख रहा है, हाथ में ग्लव्स पहने, ठीक है, और ये नीज में है एंड संजीवा, जो है ये नीज में कौन है, निजलिंगप्पा, और नीचे गिरे हुए एन संजीवा रेड्डी। तो इसमें यही पूछा जाता है कि व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। उसके बाद आइडेंटिफाई द लेडी, सो ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी। आइडेंटिफाई द पर्सन वेयरिंग द गार्लैंड, ये गार्लैंड पहने हुए कौन है, वीवी गिरी। हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन गिरे पड़े हैं, ये जो ग्राउंड में गिरे पड़े हैं ये है एन संजीवा रेड्डी, जिनको हरा दिया गया। बॉक्सिंग ग्लव्स भी पहने हुए हैं, ठीक है, वीवी गिरी ने। सो इन्होंने इनको नॉकआउट कर दिया। एंड उसके बाद हु इज वॉचिंग द पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड, ऑफ कोर्स इनके जो मित्र निजलिंगप्पा, ठीक है, मतलब जिन्होंने इनको खड़ा करवाया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। सो दिस इज निजलिंगप्पा जो उनको देख रहे हैं। ये कार्टून इंपॉर्टेंट है, आता है, जरूर करना, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जो इंडिया वाले बुक से जो भी हम कार्टून करेंगे ना, तो उसमें से ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ही है, एंड वर्ल्ड बुक से इतना ज्यादा नहीं आता, बट इंडिया वाली बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, कीप राइट नो लेफ्ट टर्न किनको दर्शाया गया है, अगर आप अपने बुक में देखोगे यहाँ पे जो है छोटे छोटे नेम्स लिखे हुए पार्टी के, ठीक है। सो एक्चुअली ये कोएलिशन को दर्शाता है, जब कांग्रेस डोमिनेंस हो रहा था, खत्म हो गया था कांग्रेस डोमिनेंस। काफी सारे स्टेट्स में जो है कांग्रेस की सरकार हट चुकी थी, तो फर्स्ट टाइम हुआ था ये। सो व्हाट इज मीन्ड बाय कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, सो कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, सो यूनाइटेड फ्रंट की पार्टी आई थी, ठीक है, जो नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे और वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी के थे। तो उन्होंने बोला था कि कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। सो यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट की जो पार्टी थी वो जो आई थी नॉन कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी के थे, एंड दे फॉलो द राइटिस्ट ओनली। सो इसलिए लिखा हुआ है ओनली कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, ओके। पिक्चर में इनका ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स दे रखा है ना पार्टीज के, इनका फुल फॉर्म बोलना है। तो एलडी लोकदल, एसएसपी हो गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है, बीकेएस बिहार क्रांति सभा, एंड बीकेडी भारतीय क्रांति दल। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है पार्टी के जो फुल फॉर्म्स है, ठीक है, बिकॉज ये इतना कॉमन नहीं है, मतलब आप कम ही सुने होंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एलडी लोकदल, एसएसपी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बीकेएस भारतीय बिहार क्रांति सभा, एंड बीकेडी भारतीय क्रांति दल, ठीक है। थर्ड है व्हाट इज हंग असेंबली। हंग असेंबली एक्चुअली क्या होता है ना, हंग मतलब जो, मतलब बीच में जो लटक रहा है, ठीक है। तो हंग क्या होता है, जिसको मेजोरिटी नहीं मिली है। सो नो सिंगल पार्टी, ऐसा एक भी पार्टी नहीं होगा जिसको मेजोरिटी मिली होगी। तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, हंग गवर्नमेंट। सो दैट इज डोमिनेटेड बाय कोएलिशन गवर्नमेंट वेयर नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन, मतलब जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती तब क्या होता है, जैसे इतनी सारी तीन पार्टी आई, तीन चार पार्टी आई, ठीक है, चार पार्टी आई, एक को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो अब क्या करेगी, तीन पार्टी जो है एक साथ आ गई, तो इन्होंने अगर मेजोरिटी फॉर्म कर लिया, गवर्नमेंट अपनी बना लेगी, ठीक है। और बीच में अगर इनकी कॉन्फिडेंस गिर गई तो क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो दिस इज कोएलिशन गवर्नमेंट, ओके। जो सारे जब पार्टी, किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिलती और सब साथ आके जो है मेजोरिटी फॉर्म करते हैं, सो दिस इज कोएलिशन पार्टी। उसके बाद है ये देखो, ये वाला जो पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, सो ये भी इंडिया वाली बुक से ही है, अगेन आई थिंक 6th चैप्टर है, या फिर 5th चैप्टर होगा, 6th चैप्टर होगा ये, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना आपके बुक में, वैसे जो कांग्रेस से रिलेटेड चैप्टर है उसी में से है। सो व्हाट सिचुएशन डज द पिक्चर रेफर्स टू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो जस्टिस की ये जो लेडी है, ठीक है, जो हाथ में ये तराजू लेके खड़ी है, इसकी आंखें खुली है, ठीक है। बेसिकली इनका आंखों में पट्टी होती है, बट इसमें आंखें खुली है, और इंदिरा गांधी जी जो है हाथ में शोर लेके, तलवार लेके आ चुकी है। तो एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, तो ये जब है ना शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी कि इमरजेंसी के बाद जो है इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, उसमें शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग जो है इंदिरा गांधी को क्लैरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया गया उनको वहां पे, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये वाली सिचुएशन है। सो व्हाट सिचुएशन डज द पिक्चर सो ये क्या थी, दैट अपीयरेंस ऑफ इंदिरा गांधी बिफोर द कमीशन बट रिफ्यूज टू आंसर।
सो एक्चुअली इंदिरा गांधी को शाह कमीशन के रिपोर्ट के आने के बाद उनको क्लैरिफिकेशन के बुलाया गया था अपीयरेंस देने के लिए, बट उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो विच कमीशन इज रिप्रेजेंटेड, एंड ऑफ कोर्स शाह कमीशन की बात की गई एंड मेंशन सम पॉइंट्स ऑन दिस कमीशन रिपोर्ट। सो क्या थी कमीशन की रिपोर्ट, वो आपको लिखना है, जो आपके बुक में भी है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कार्टून्स है बुक में से काफी रिलेटेड आते हैं ना, तो अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप इनका आंसर अच्छे से दे पाओगे। सो देखो इसमें से आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इवन की फंडामेंटल राइट्स तक को बैन हो गए थे। एंड जो है काफी सारे लीडर्स को, लोगों को जेल में डाला गया, प्रेस की जो है बिल्कुल जो उन पे सेंसरशिप लगा दी गई, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है शाह कमीशन में बोली गई थी। सो several restrictions were put on the press, sometimes without legal sanction. So legal sanction के अलावा ही प्रेस पे जो है ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे। देन मेनी पीपल को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन रिसीव वर्बल ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू कट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल न्यूज़पेपर प्रेसेस। तो जब इमरजेंसी लगा था तब प्रेस के जो सारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट कर दिया गया था, और ये जो ऑर्डर दिए गए थे वो वर्बली ऑर्डर दिया गया था, और उन्होंने जनरल मैनेजर जो थे दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन के, उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स पे ये जो है एक्शन लिया। तो ये सारी जो सच्चाई थी वो शाह कमीशन के थ्रू जो है बाहर आई थी। तो उसी के क्लैरिफिकेशन के लिए उसको जब इंदिरा गांधी से सवाल पूछे गए, उनको बोला गया कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया, और इसी में दिखा रहा है कि जस्टिस के सामने जो है ये शोर लेके खड़ी है, और जस्टिस के जो ये जो लेडी है वो आंखें खोल के देख रही है, ठीक है। सो यही बोला गया जो जस्टिस के बारे में, जस्टिस का है। उसके बाद ये वाला देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 इमरजेंसी वाले से है। सो यहाँ पे जो है व्हाट डज दिस कार्टून शो, सो द कार्टून अपीयर्ड a few days before the declaration of emergency। so यहाँ पे देखो ये सारे इतने सारे क्राइसिस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है सारे क्राइसिस को दर्शा रहा है, एंड पॉलिटिकल क्राइसिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बीच में ये जो बैठे हुए हैं इंदिरा गांधी है और ये डी के बड़ुआ है, ठीक है। उनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे डी के बड़ुआ, और ये इंदिरा गांधी जी देख रही है। तो मतलब इमरजेंसी के पहले ही है जो वो सोच रहे थे इमरजेंसी करने का, बिकॉज इतने सारे पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुके थे। हु वाज द पर्सन बिहाइंड इंदिरा गांधी, सो उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे डी के बरुआ, और वो है ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई व्हाट डज पॉलिटिकल क्राइसिस स्टैंड फॉर। सो पॉलिटिकल क्राइसिस उस टाइम पे क्या थी, जैसे नॉन कांग्रेस की डोमिनेंस आ चुकी थी, जनता पार्टी एज एन अम्ब्रेला फॉर अदर्स। सो यहाँ पे जो है टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे कांग्रेस थी, नॉन कांग्रेस थी। जो एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हो चुका था तब। तो इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में तो काफी वैसे भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी, रिसेशन आ चुका था, सारे प्राइसेस इतने हाई हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था। जो जयप्रकाश नारायण है, मोरारजी देसाई, वो धरने पे आ चुकी थी, स्ट्राइक पे आ चुकी थी। जो रेलवे वर्कर्स है वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो काफी सारी रीजंस है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का एक मामला है उसको भी लेकर है। तो ये सारे क्राइसिस और ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ऊपर से नॉन कांग्रेस जो पार्टी इमर्ज हो रही थी, इन सारी चीजों की वजह से जो है फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब इन्होंने एकदम इमरजेंसी लगा दिया, और मतलब इतना इलीगल वे में इन्होंने किया, तो उसकी रिपोर्ट शाह कमीशन में दिखाई गई। ये जो है ये रिपीटेड आ चुका है, इसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने पहले ही कर लिया था। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट कार्टून्स के बारे में डिस्कस किया, वर्ल्ड बुक से भी, इंडिया बुक से भी। एंड वन टिप फॉर यू कि इंडिया वाले जो भी कार्टून्स है इंडिया वाले बुक के, उसको बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना, बिकॉज वर्ल्ड बुक से जो कार्टून्स है बहुत रेयर चांस होते हैं आने के, बट इंडिया बुक से काफी रिपीटेड कार्टून्स आते हैं। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला कार्टून जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से करना, इसको भी देख लेना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एलटीटी वाला जो है आता है, एलटीटी ही सिन्हला वाला। एंड ये जो कार्टून है और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कार्टून काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है
ये वाला कार्टून इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो वर्ल्ड बुक से कुछ कार्टून्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया बुक से कुछ कार्टून्स जो है इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस। अगर आपने लास्ट तक देखा है सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड वीडियो पसंद आया तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉर मोर सच वीडियोस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एंड आप कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड क्या आपके और सजेशंस है। So see you in the next video. Thanks for watching.